हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत ज़रूर देखेंगे और नए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए ताकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपके हाथों से ना छूट पाए और उसका सटीक आंसर आप लोग दे सकें। तो आज हमने जो ये मॉडल पेपर आपके सामने लिया है, ये मॉडल पेपर जो है आधिकारिक वेबसाइट से हमने लोड किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। तो इसको आप लोग फिर से हम लोग हल करते हैं, देखते हैं इसमें कौन से नए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम अनुक्रमांक भरना पड़ेगा और यहाँ पर नाम अपना भरना पड़ेगा और आप लोगों को इस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर मिलेगा। और कोड जो है साइंस का 824 है, आर्य सेट से लिया गया। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और निर्देशांक का जो निर्देश हैं वो निर्देश आप लोगों को मिलेंगे इसी तरीके से। तो इन निर्देशांकों को आप लोग पढ़ लेना, मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया है। अपने टॉपिक पर आते हैं। खंड आ में आप लोगों को उपभाग 1 मिलेगा। उपभाग 1 में आप लोगों से फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको हम लोग हल करेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन उपभाग में मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स के हम उन पर ध्यान देते हैं, कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दिया है, उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो वो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के सामने जो वस्तु होती है, वस्तु स्थित होती है, जो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो कैसा बनता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया हुआ है कि उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया हुआ है सीधा, आभासी, छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, आभासी, छोटा। या ऑप्शन भी दिया हुआ है सीधा, आभासी व बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया हुआ है कि सीधा, वास्तविक, बड़ा बनेगा। ऑप्शन डी दिया बना है सीधा, वास्तविक या छोटा बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि जब उत्तल दर्पण के कोई सामने वस्तु रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु का, वह उत्तल दर्पण जो है दर्पण के से सीधा बनेगा। यानी जब उत्तल दर्पण के कोई सामने वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का वह सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा वस्तु से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दिया है दो फोकसी लेंस, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है बताइए। कब? जब निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस आप प्रयुक्त करेंगे, यानी जब निकट दृष्टि दोष के लिए आप कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण है तो हमेशा अवतल लेंस का
प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हैं बताइए, हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो इसका जो है दावोनिया से जो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। दावोनिया से हो जाएगा दूर दृष्टि दोष हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग। इससे हो जाएगा दा से हो जाएगा दूरदर्शी दोष और ऊ से हो जाएगा उत्तल लेंस। और नी से हो जाए निकट दृष्टि दोष, या से हो जाएगा यानी या हम आ मान लेते हैं, दावनिया निकट दृष्टि दोष हेतु अवतल लेंस का प्रयोग हो जाएगा। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? जब समतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन कितना होता है? कमेंट में बताइए आप लोग जल्दी से। अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो बच्चे जुड़े नहीं हैं जुड़ जाएं। तो वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया है 1 से कम, ऑप्शन सी दिया है अनंत, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है हमेशा 1 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है? बताइए। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है? बताइए, कमेंट में बताइए ज़रूर आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है नीला, ऑप्शन बी दिया है लाल, ऑप्शन सी दिया है हरा, ऑप्शन डी दिया है बैंगनी। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। तो बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म जो श्वेत प्रकाश है वो किसी कांच के प्रिज्म से जब होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे जो कम झुकी प्रकाश की किरण होती है वो बैंगनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है या ओम इंटू मीटर। ऑप्शन सी दिया हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है लिखने में, ये लिख दिया गया है, यहाँ पर सी होना चाहिए। और सी ऑप्शन दिया है ओम इंटू मीटर इनवर्स। ऑप्शन डी दिया है ओम इंटू मीटर इनवर्स 2। तो कमेंट में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर हो। तो दोस्तों इसको निकाल कर देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है कैसे आप लोग सही निकाल सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर जो होता है RA/L होता है। तो R यानी प्रतिरोध का मात्रक जो होता है हमारा वो होता है ओम होता है। और जो हमारा ए दिया हुआ है ए यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको जो लिख देंगे मीटर स्क्वायर और अपान में जो हमारा हो जाएगा L यानी लंबाई, तो ये भी मीटर हो जाएगी, लंबाई को हमेशा मीटर में लिखते हैं। तो 1 मीटर से हमारा 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो मात्रक आएगा ओम इंटू मीटर आ जाएगा। यानी विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसका जो मात्रक हमारा आया है वो ओम इंटू मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत हीटर का फिलामेंट तंतु बना होता है। जो विद्युत हीटर का फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नाइक्रोम का,
ऑप्शन बी दिया है लोहे का, ऑप्शन सी दिया है टंगस्टेन का, ऑप्शन डी दिया कॉन्स्टेंटन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमेशा टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्युत हीटर का जो फिलामेंट तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध, कह रहा है ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बढ़ता है, ऑप्शन बी दिया हुआ है घटता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी ताप बढ़ने पर जो चालक का प्रतिरोध होता है वो क्या, तो इसका जो यह ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जब ताप बढ़ने पर किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने 6 नंबर क्वेश्चन जो बताया था, देखते हैं उसमें मिस्टेक हो गई है। तो विद्युत हीटर का जो फिलामेंट बना होता है वो हमेशा नाइक्रोम का बना होता है। जो विद्युत हीटर का जो बना होता है फिलामेंट वो नाइक्रोम का बना होता है, और जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा। विद्युत हीटर है तो इसमें आप लोग नाइक्रोम को लगाना, क्योंकि जो विद्युत हीटर का फिलामेंट होता है बना वो नाइक्रोम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन, उपभाग 2 में आप लोगों को केमिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y गिव्स आउट 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y है। जो आपको रिएक्शन दी हुई है उस रिएक्शन में पूछ रहा है आप लोगों से, जो इसमें Y दिया हुआ है वह क्या है। तो कमेंट में बताइए आप लोग कि जो Y है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसमें रिएक्शन में जो आप लोगों को Y के जगह पर जो लिखना होगा उसमें क्या लिखना होगा, तो सर्वप्रथम आप लोगों को तत्वों को काउंट करके संतुलित करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा हाइड्रोजन सल्फेट दिया हुआ है, यानी आप लोगों को जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको आप लोगों को इसमें लिखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्लीय लवण है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोजन यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी NaHCSO4, ऑप्शन सी दिया है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ऑप्शन डी दिया है KCN यानी पोटेशियम साइनाइड। तो जो इसमें अम्लीय लवण है वो अम्लीय लवण कौन सा है, तो अम्लीय लवण जो इसमें है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है इसका अम्लीय लवण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, मैट में मुख्यतः होता है। मैट में मुख्यतः क्या होता है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। तो मैट में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा FeS यानी फेरस सल्फेट, और ऑप्शन नंबर बी दिया है Cu2S यानी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हमारा Cu2S तथा FeS यानी कॉपर सल्फेट तथा फेरस सल्फेट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी दिया है Cu2S तथा Fe2S3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैट में हमेशा क्या होता है, मैट में क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है और फेरस सल्फेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट Cu2S तथा फेरस सल्फेट यानी FeS इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैट में होते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। समीकरण हमारी दी हुई है, समीकरण दी हुई है हमारी
डॉट डॉट प्लस PCl5, यहाँ गिव्स आउट होगा, गिव्स आउट क्रिया करेगा CH3COO यानी CH3COCl, यहाँ L है प्लस POCl3 प्लस HCl। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है CH3OH, या यहाँ पर भर देंगे तो आ जाएगी या नहीं आएगी, बैलेंस होगी नहीं बैलेंस होगी। तो यहाँ CH3OH लिखेंगे तो यहाँ पर ये OH, तो यहाँ पर OCl नहीं होगी बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है CH3COOH, तो जो CH3COOH है ये हमारी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी CH3COOH जब यहाँ पर हम लिखेंगे तब हमारी जो रिएक्शन है हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा CH3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उभयधर्मी ऑक्साइड है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी दिया है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी दिया है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ऑप्शन नंबर डी दिया है P2O5 या फास्फेट ऑक्साइड। बताइए जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है Al2O3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड है। और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताना है। 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। NCND से लिया गया है CnH2n। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है +2, CnH2n+2। जब हम रखेंगे तो हमारा आ जाएगा CnC3H2 तो हमारा आ जाएगा C3H8 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा C3H8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। नेक्स्ट भाग जो दिया है उपभाग 3 में बायोलॉजी को क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव नंबर जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है किस तरीके से होता है। मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है खंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो जो हाइड्रा में जो प्रवर्धन होता है वो हमेशा किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन हमेशा होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुकुलन जो द्वारा होता है जो हाइड्रा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट आंसर है इसका 15 नंबर क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पायरुवेट का जो विखंडन होता है इसकी क्रिया जो होती है कहाँ पर संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी दिया है हरितलवक में। ऑप्शन नंबर डी दिया है केंद्रक में। पायरुवेट के विखंडन की क्रिया जो संपन्न होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है, कमेंट में बता। तो पायरुवेट के विखंडन की जो प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है जहाँ पर वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16 नंबर क्वेश्चन की मानव यानी मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित होते हैं। जो मनुष्य में वृक्क पाए जाते हैं वो किस तंत्र से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए दिया है पोषण। ऑप्शन बी दिया है श्वसन। ऑप्शन सी दिया उत्सर्जन। ऑप्शन डी दिया परिवहन। तो मानव में जो वृक्क होते हैं वो किस तंत्र से संबंधित होते हैं। तो उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल जो थे आनुवंशिकता के जनक, इनको आनुवंशिकता के जनक भी कहा जाता है। तो मेंडल ने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी वह कहाँ पर प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए मंदिर में। ऑप्शन नंबर बी दिया है स्कूल में। ऑप्शन सी दिया है गुरुकुल में। ऑप्शन डी दिया है गिरजाघर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो मेंडल थे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त की थी गिरजाघर में प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरजाघर।
18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लोप स्थापित किया जाता है। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लोप स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अंडाशय में, ऑप्शन बी दिया है अंडवाहिनी में, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है वो गर्भाशय में दिया हुआ है, या ऑप्शन नंबर डी दिया है योनि में। तो जो मादा जनन तंत्र में मादा जनन अंग में जो कापर, तो जो गर्भाशय में होगा, जो लोप स्थापित किया जाता है मादा जनन अंग में, मादा जनन तंत्र के जिस भाग में लोप स्थापित किया जाता है गर्भाशय में, इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जायांग, ऑप्शन नंबर बी दिया है पुंकेसर, और यहाँ पर मिस्टेक हुई है 13 लिखा हुआ है ऑप्शन बी की जगह पर। ऑप्शन सी दिया है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी दिया है अंडाशय। तो जो मादा जनन यानी जो अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है उसे कहते हैं पुंकेसर। जो जायांग है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, मादा जनन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ऑप्शन बी दिया है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना। ऑप्शन नंबर सी दिया है वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं या नहीं सत्य हैं। तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो हैं सही हैं। तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मॉडल पेपर जो इम्पोर्टेंट हमारा है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इसी तरीके की ऑब्जेक्टिव क्लासों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके चैनल यानी आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, और जो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम का समय है बहुत ही कम है और तैयारी करने का जो मौका है बहुत अच्छा है। तो तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।